नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास की यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको कूलाम के नियम के बारे में कुछ बातें बताई थी, वहीं से अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कूलाम का जो नियम है, क्या बताया था मैंने वो समझ लीजिए। कूलाम का जो नियम है वह हमको काम में आता है जब दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल हमें ज्ञात करना हो। जैसे ये दो बिंदुवत आवेश है Q1 Q2, इनके मध्य दूरी r है, इनके मध्य कितना बल F लग रहा है यदि वह हमें निकालना है, तो उसको निकालने के लिए कूलाम का नियम काम आता है। और हमने फॉर्मूला निकाला था कि Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पर बात की थी कि जो K होता है वो स्थिरांक होता है और इस स्थिरांक का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका जो मान है, गणितीय मान 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें मैं बता चुका था। एक छोटा सा डिस्कशन बीच क्लास में करना चाहूँगा कि जो हमारा जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो विमा थी वो मैंने आपको लिखवाई थी m1 L1 T0, लेकिन आपने जो है कहा था कि सर ये गलत है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम है, गलती से जो है L1 लिख दिया था, जबकि इसकी जो हमारे पास विमा होगी विद्युतशीलता की जो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, जड़त्व आघूर्ण की जो विमा यहाँ पर होगी वो ध्यान रखना m1 L2 T0 होगी, ना कि m1 L1 T0। तो आपका कहना बिल्कुल सही था और कहनी चाहिए, ऐसी जगह पे हो जाती है गलती। देखो क्या था, ऑफलाइन में कभी गलती हो जाती थी, पढ़ाते पढ़ाते तो हाथों हाथ आप लोग बोल देते थे कि सर यहाँ पे गलती हुई है, तो हम सही कर देते थे। लेकिन कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन में हो जाती है तो बताने वाला कोई नहीं रहता, तो ऐसी गलती हो जाती है। तो ध्यान रखा करो आप लोग, तो सही कर लेना उसको। m1 L2 T0 यहाँ पे सही होगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, वो मेरे से गलती हुई थी। ठीक है, तो उसको सही कर लेना। आपने कहा भी था तो मैंने उसको यहाँ पे रिसॉल्व करवा दिया। तो यहाँ पे K की बात मैंने कर ली। अब मैं यहाँ पे शुरू करूँगा K के बारे में कुछ जानकारी देना। जो K होता है वह क्या होता है, अगर यहाँ से K निकालना चाहो तो K क्या हो जाएगा, K बराबर ये तो होता ही है K, लेकिन यहाँ से K निकालना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं K निकालना चाहूँ तो R इधर Q1 Q2 नीचे, तो F × R का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ये हमारे पास आएगा। और यहीं से हमारे पास K का जो मात्रक है वो निकल के आया था। और क्या निकल के आया था, न्यूटन मीटर और ये स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन Q1 यानी कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे देखो, यहाँ पे मैंने बात की आपसे एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह होती है निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस या एरिया आप कह सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस की कह सकते हो आप, स्पेस। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बात की गई थी। तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है उसे। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ठीक है, यहाँ तक की बातें मैंने कुछ बताई थी। K के बारे में नई बात मैंने बताई है जो नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया ये जो F है ये किसके लिए है। सर ये F का मान किसके लिए है, तो ये जो F का मान है ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। जो हमारे पास बल होता है, दो आवेशों या दो चार्ज के मध्य जो फोर्स यहाँ पे लगता है, वह फोर्स
अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे स्पेस की बात करूँ तो वहाँ पे अलग होगा, और किसी मीडियम की बात करूँ तो वहाँ पे अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि के का जो मान है वो मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, और हमारे पास अगर मैं बात करूँ स्पेस के लिए के का मान क्या होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस, यानी निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या है तो एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास के दो मान आ गए, किसके आधार पे कि वे दो आवेश कहाँ पे रखे हुए हैं, वे दो आवेश कहाँ पे उपस्थित है। अब वे दो आवेश कहाँ पे उपस्थित है उनके आधार पे उनका बल होगा, मीडियम में होगा तो अलग बल, स्पेस में होगा तो अलग बल, यानी माध्यम में होगा तो अलग बल और निर्वात में होगा तो अलग बल। ठीक है, अगर हमारे आवेश निर्वात में है तो यहाँ पे जो F का मान होगा वो F नोट से प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो F नोट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया स्पेस के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 2 अगर मैं बात करूँ, यदि हमारा आवेश तो माध्यम में रखा हुआ है तब क्या होगा, तब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। चार्ज यदि मीडियम में हो तो जो फोर्स होगा, फोर्स इन मीडियम वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये दोनों ही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। आपने दो चीज पढ़ी, क्या, एक तो एप्सिलॉन पढ़ा और एक एप्सिलॉन नोट पढ़ा। यदि आपको ऐसा दिया हो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो ये जो होगा यह होगा एप्सिलॉन R। ये जो एप्सिलॉन R है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। डाइलेक्ट्रिक पॉइंट भी आप इसे बोल सकते हो, या डाइलेक्ट्रिक कंडक्शन भी बोल सकते हो, कंडक्शन पॉइंट बोलना ठीक रहेगा। तो हमारे पास यदि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ स्पेस इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता बराबर होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। किसके, आपेक्षिक विद्युतशीलता के। यह आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, और इस आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। परावैद्युतांक भी डाइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट है। अब देखो, यदि मैं यहां से एप्सिलॉन का मान निकालना चाहूं तो एप्सिलॉन का मान क्या निकलेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, यहाँ से एप्सिलॉन नोट इधर चला जाएगा तो एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट। यहाँ से जो एप्सिलॉन का मान निकल के आया है उस एप्सिलॉन के मान को हम इस फॉर्मूले में, इस सेकंड नंबर की इक्वेशन में रख देंगे। तो रख देते हैं, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, एक चीज नोटिस करना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा यहाँ पे एप्सिलॉन का, फोर्स इन स्पेस का फॉर्मूला। आप इसे फोर्स भी कह सकते हो। तो जो आपने ये पढ़ा, क्या ये है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं इतने पार्ट को ले लेता हूँ इसमें, देखना इतने पार्ट को, तो क्या ये वाला मान जो दे रखा है इसमें, ये इसका है कि नहीं।
बिल्कुल, तो यहाँ पे इसको रख देंगे। तो फोर्स इन मीडियम क्या आएगा, फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, यानी माध्यम में जो बल होगा, आवेशों के मध्य, चार्ज के मध्य जो बल होगा, फोर्स होगा, वो बराबर है फोर्स यानी बल अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, चार्ज के मध्य लगने वाला बल अपॉन एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए होता है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये भिन्न भिन्न माध्यम के लिए होता है, ठीक है। तो यदि हमारे पास जल वाला माध्यम है, कौन सा माध्यम है, जल, तो इस जल वाले माध्यम के लिए, यदि जल वाले माध्यम हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊंगा, अभी केवल समझ लीजिए। यदि हमारे पास जल वाला माध्यम क्वेश्चन में दे रखा है और हमको एप्सिलॉन आर का मान चाहिए जल वाले माध्यम के लिए, तो यहाँ पे जल के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होगा वह 80 होगा, ठीक है। जल के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होगा वह कितना होगा, 80 होगा। चलिए, तो ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ मैं कि हमको बता रखा है कि हमारे पास दो आवेशों के मध्य जो बल है वह 120 न्यूटन दे रखा है, 120 न्यूटन, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि उन आवेशों को हमने कहाँ पे रख दिया, जल के अंदर ले गए। कहाँ ले गए, जल के अंदर, यानी वाटर के अंदर ले गए, जल के अंदर यहाँ पे उन आवेशों को ले जाया गया। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा F का मान होगा, फोर्स यहाँ पे होगा, वह कितना होगा, यानी फोर्स इन मीडियम आपसे पूछा जा रहा है। उनको एक माध्यम में ले गया ना, स्पेस को छोड़ के माध्यम में ले गए, ठीक है, एक मीडियम में ले गए, जल मीडियम ही तो है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसको लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, हमारे पास F मीडियम निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला मैंने बताया कि F अपॉन एप्सिलॉन आर। F कितना दे रखा है, 120 न्यूटन, ठीक है। एप्सिलॉन आर माध्यम कौन सा है, जल, और जल के लिए जो एप्सिलॉन आर का मान होता है मैंने बता दिया 80 होता है। तो क्या करेंगे, एफ एम इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 80, 0 से 0 गया तो ये हो जाएगा 6/4, और जब आप इसको आगे काटोगे तो 3/2, 3/2 न्यूटन एफ एम, यानी फोर्स इन मीडियम कितना हो गया, 1.5, कितना, 1.5 न्यूटन। तो आई थिंक आपको ये यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, और मैं ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी बात यहाँ पे करूँगा, इसके गुणों के बारे में यहाँ पे समझाऊंगा आपको। तो एक बार आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। अब गुणों के बारे में जानेंगे, इसके जो गुण होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में इसकी नॉलेज यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलिए गुणों के बारे में जानते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो बल होता है, दो आवेशों या दो चार्ज के मध्य जो बल लगता है वह एक कैसी राशि है, तो वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी, सदिश राशि, सदिश राशि है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे इसके मात्रक की बात करूं, मात्रक, ये जो बल है, फोर्स है, स्थिर वैद्युतिक बल, ध्यान रखना, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत बल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे जो मात्रक होगा वह क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन। इसकी मैं विमा की बात करना चाहता हूं कि इसकी विमा क्या होगी, तो इसकी जो विमा होगी m1L1 T-2, विमा से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद बात करें
कि यह किस किस से प्रभावित होती है। तो एक तो यह माध्यम से प्रभावित होती है कि माध्यम से ये क्या होती है, प्रभावित। आपने जैसे निर्वात में रखा, उसे माध्यम में ले गए दोनों आवेशों को, तो यहाँ पे जो बल का मान था वह परिवर्तित हो गया आवेशों के मध्य का। तो माध्यम से क्या होती है, माध्यम से प्रभावित होती है। ठीक है। जो स्थिर वैद्युतिकी बल है, इसके अंतर्गत आकर्षण व प्रतिकर्षण शामिल है। ओके, नंबर 5 पॉइंट यहां पे देखना, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 तो हो गए। नंबर 6 पॉइंट यहां पे देखना कि हमारे दो आवेशों के, जैसे हमारे पास एक आवेश Q1 ये रहा और एक आवेश Q2 ये रहा, इन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, स्थिर वैद्युतिकी बल लग रहा होगा। यदि यहां पर और कोई आवेश और उपस्थित है Q3, तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा होगा वह यह अन्य आवेश प्रभावित नहीं कर सकता, या इन दोनों आवेशों के मध्य जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो इस आवेश से प्रभावित नहीं होगा। इन दोनों चार्ज के मध्य जो फोर्स लग रहा है वो इस चार्ज से प्रभावित इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कि जो हमारा बल होगा, यह स्थिर वैद्युतिकी बल है, अन्य आवेश से क्या रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये गुण है और गुण से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं हम इसके आगे। चलिए, तो इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। जो विद्युत क्षेत्र होता है और उसकी जो तीव्रता होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जानिए। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, किससे, ई से। अब देखो हमारे पास ये कोई आवेश है, क्यू आवेश, क्यू नोट, सॉरी क्यू है, क्यू नोट नहीं है, क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, इस क्यू आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अन्य किसी आवेश को लाने पर, अन्य किसी क्यू नोट आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस हो, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, या उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे हमारे पास एक क्यू आवेश है और इस क्यू आवेश के पास हम कोई क्यू नोट आवेश लेकर आते हैं, तो इसके आसपास का एक ऐसा एरिया या क्षेत्र होगा जहां पर जैसे इस क्यू नोट चार्ज को लेकर आएंगे, ये क्यू चार्ज जो है इस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, पावर लगाएगा, प्रेशर या फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स कौन सा होगा, आकर्षण फोर्स भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज की जो है प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है दोनों चार्ज का। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आकर्षित करेंगे। बट इस आवेश की चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे क्या हो, दूसरा आवेश जैसे आता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस हो, तो वह क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र, या उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखना कि किसी क्यू आवेश के
चारों तरफ का वह क्षेत्र वह एरिया जिसमें अन्य क्यू नोड आवेश लाने पर बल महसूस हो। वो बल कौन सा हो सकता है? आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वह उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान कितना होगा? जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है इन दोनों आवेश के मध्य, इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा? तो वह जो विद्युत क्षेत्र होगा वह इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा लाए गए आवेश के अनुपात के बराबर होगा। क्या सुनना, मैं लिख रहा हूं एक लाइन यहाँ पे कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र E का मान होगा वह कितना होगा? इस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र E का मान कितना होगा? तो इस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र E का मान जो होगा वह बताया गया है कि Q आवेश का विद्युत क्षेत्र का मान उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा लाया गया आवेश के अनुपात के बराबर होगा। अब देखना, इसको समझने का प्रयास करना कि हमारे पास इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वह कितना होगा, उसका मान कितना होगा। तो इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा होगा? F बल लग रहा होगा। ठीक है, और कौन सा आवेश लाया गया है? Q नोड आवेश लाया गया है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वही तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का मान होगा। जैसे देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F अपॉन Q नोट हो जाएगा। ओके, अब यहां से हम इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, आगे देखना, विद्युत क्षेत्र को आगे समझना, यह आगे सॉल्व होएगा भी। ठीक है, आगे सॉल्व होएगा, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। आपको पता है बल का मान कितना होता है? बल का मान होता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा? दोनों आवेशों के मध्य बल होगा K Q1 ये, और Q2 कितना है? Q नोट। Q1 तो Q है और Q2 Q नोट है, तो Q नोट अपॉन R का स्क्वायर अपॉन Q नोट। ओके, अब इस Q नोट से यह Q नोट कट जाएगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा E बराबर KQ अपॉन R का स्क्वायर होगा।
और यहीं से जो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जिसका हम उपयोग करेंगे वो यहाँ पे उपयोग करेंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या? कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखने की बात है। तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जो बात की वो मैंने यहाँ पे की, इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो लिख लेना, इसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो भी हम उसे कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब मैं विद्युत क्षेत्र के गुणों के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। विद्युत क्षेत्र के गुण कौन कौन से होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करें। चलिए अब थोड़ी से गुणों की बात कर लेते हैं, गुणों से क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो गुणों की बात करते हैं, ज़्यादा गुण नहीं है इसके, थोड़े से ही गुण हैं इसके। कौन कौन से हैं देखना। गुण है विमा, मात्रक की बात कर चुका हूँ, विमा की बात कर लेते हैं। इसकी जो विमा होगी वह होगी m1L1T-3A1। ओके, ये इसकी क्या है? विमा। ठीक है। उसके बाद यह किस पे निर्भर करता है? तो यह माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर क्या करता है? यह निर्भर करता है। नेक्स्ट इसका जो गुण होगा वह क्या होगा? इसका जो नेक्स्ट गुण है वह बताया जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है तथा पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी, वह दिशा की यहाँ पे बात करूँगा तो वो कहाँ से कहाँ तक होगी? तो पॉजिटिव जो चार्ज होगा उसकी तो क्या होगी? दूर होगी, उससे तो क्या होगी इसकी दिशा? दूर। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके क्या होगी? यह दिशा उसकी ओर होगी, या उसके पास भी आप इसे कह सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ओर होगी, उसकी ओर। तो ये दिशा की बात है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। सर ये दिशा कैसे बताई? दिशा हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पे बताई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह ये आता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशाएं। अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होती हैं वो क्लास 12th में आपने पढ़ लिया होगा। मैं यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, सारा पढ़ाऊंगा। विद्युत क्षेत्र की दिशाएं, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, उसी के आधार पे दिशाओं का निर्धारण होता है, उसके बारे में भी चर्चा अपन करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ते हैं कल की क्लास में। मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्लास और आएगी, ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत। नोट्स ज़रूर बनाना सभी स्टूडेंट, नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।